नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिक थ्योरी। आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो बेसिक थ्योरी है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे साथियों। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि क्लास शुरू होने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें ताकि सभी ज़रूरतमंद साथियों के पास अपनी ये क्लास पहुंच सके और वो जो है अच्छे से घर बैठे अपनी आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सके साथियों। तो साथियों क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज के इस टॉपिक में, इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो साथियों जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, मेजरिंग होता है मापने वाले, मेजरिंग मापन प्रक्रिया, मान लो मापने वाले, इंस्ट्रूमेंट होता है यंत्र, यानी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज जो होती हैं जैसे करंट, वोल्टेज और अपना पावर, एनर्जी, तो इस तरीके से पावर फैक्टर, फ्रिक्वेंसी, जो हमारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिकल की जो वैद्युतिक राशियां हैं, उनको मापने के लिए हम जिन जिन यंत्रों का उपयोग करते हैं वो है हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जो हैं हमारे, उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे साथियों। तो साथियों आज के इस क्लास में हम जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सिर्फ बेसिक थ्योरी, यानी हमें बेसिक टर्म जो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम हमें पता होनी चाहिए कि जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी बेसिक थ्योरी क्या है और उस बेसिक थ्योरी को किस तरीके से हमने इस क्लास में जो हम कवर करने जा रहे हैं साथियों, वो हम करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी बेसिक थ्योरी। और साथियों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास में साथियों हम जो है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चैप्टर है इसको और भी डिटेल से, गहराई से कवर साथियों हम करेंगे। तो साथियों क्लास शुरू करने जा रहे हैं। सभी साथियों को मैं स्टार्टिंग में क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे एक चीज़ तो मैंने स्टार्टिंग से ही क्लियर कर रखी है कि मेरा मकसद हर चैप्टर को जो है 2-3 पार्ट में डिवाइड करके करवाने का है। फर्स्ट पार्ट में उस चैप्टर की बेसिक थ्योरी, सेकंड में उसी चैप्टर की डिटेल थ्योरी और थर्ड में उसी चैप्टर के जो किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, जो किस प्रकार के उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। इस तरीके से मैंने पूरी ही जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी है इस तरीके से साथियों कवर करवाने की मेरी कोशिश रहेगी। तो आज हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का बेसिक कर रहे हैं और नेक्स्ट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की क्लास रहेगी उसमें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की डिटेल थ्योरी के बारे में साथियों हम डिस्कशन करेंगे। तो साथियों बहुत सारे साथियों का ये भी सवाल है कि जो हमारे ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट थ्योरी या इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर कवर किए हैं इन चैप्टरों में साथियों जो ये डाटा करवाया जा रहा है, ये डाटा मिलेगा कहाँ से? बहुत सारे साथियों का ये सवाल होगा कि अगर वो इस मटेरियल को अरेंज करना चाहें तो ये मटेरियल किस प्रकार से मिल सकता है। तो साथियों सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि फिलहाल ये डाटा आपको नहीं मिल सकता। ये डाटा आपको आने वाले टाइम में जब हरियाणा में कोई वैकेंसी आएगी, वैकेंसी के टाइम ही आपको जो ये डाटा एक बुक की फॉर्म में मिलेगा, ये एक बुक पब्लिशिप होगी। तो साथियों फिलहाल के लिए तो आपको यही है कि जो ये डाटा है इस डाटे के क्लास के साथ साथ आप अच्छे से खुद के नोट्स प्रिपेयर करें ताकि जब भी हमें रिवीजन की ज़रूरत हो हमें बार बार जो है क्लास ना देखनी पड़े, हम जो है शॉर्ट नोट्स में से अपनी बार बार रिवीजन कर सकें। और नोट्स बनाने से साथियों, खुद के नोट्स बनाने से ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि साथियों जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने भी शुरुआत में इसी प्रकार से
पूरी थ्योरी के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। नोट्स बनाने के बाद साथियों फिर मैंने इनकी टेबल, इनके डायग्राम इस तरीके से ऐड करते करते तो ये सारा का सारा, ये जितना भी डाटा है ये मेरा खुद का हैंड रिटन डाटा है और ये लास्ट में आकर के अब जो है एक बुक की फॉर्म में तब्दील होने जा रहा है, जो बुक आपको आने वाले एग्जाम के टाइम साथियों मिलेगी। तो साथियों आज का टॉपिक है हमारा, जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं। वो होते हैं साथियों, एक होता है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और एक होते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है साथियों, इंस्ट्रूमेंट हमारे कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, यानी प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। अब ये प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, इनकी परिभाषाएं आगे आगे हम साथियों कवर करेंगे। नेक्स्ट है साथियों, जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो एक तो होते हैं साथियों प्राइमरी और एक होते हैं साथियों सेकेंडरी। अब जो आगे प्राइमरी हैं, प्राइमरी आगे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एनालॉग और एक होते हैं डिजिटल। एनालॉग यानी सुई वाले, जिसमें क्या है एक पॉइंटर के रूप में एक सुई होती है, वो जिस पॉइंट पे, जैसे वो अगर सुई 20 पे है तो 20 एम्पियर, 30 पे है तो 30 एम्पियर, 40 पे है तो 40 एम्पियर। तो इस प्रकार से एनालॉग इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिनमें हम जो रीडिंग है एक पॉइंटर के रूप में, एक सुई के रूप में, डिफ्लेक्शन के रूप में हम मेजरमेंट करते हैं, वो होते हैं हमारे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है साथियों, ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का ही पार्ट है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट साथियों वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन इंस्ट्रूमेंट में हमें जो है हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट किस फॉर्म में आता है, डिजिटल फॉर्म में आता है। डिजिटल फॉर्म में कैसे, जैसे हमारे आजकल इंस्ट्रूमेंट हैं तो उनमें डायरेक्ट लिखा आता है कि इस सर्किट में जो है 415 वोल्ट है, तो वो 415 वोल्ट डायरेक्ट डिजिटल फॉर्म में लिखा आता है, ना कि किसी सुई के द्वारा या किसी पॉइंटर या किसी मीटर स्केल के ऊपर ना करके डायरेक्ट आपके जो है स्क्रीन में डिजिटल के रूप में आता है। तो वो होते हैं हमारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट साथियों। अब साथियों जो हमारे एनालॉग हैं, जो सुई वाले हैं, जो सुई वाले इंस्ट्रूमेंट है साथियों वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निल डिफ्लेक्शन टाइप, यानी जिनमें डिफ्लेक्शन नहीं होती। एक होते हैं डिफ्लेक्शन टाइप। डिफ्लेक्शन होती है साथियों मूवमेंट होना, मूवमेंट किसका, पॉइंटर का। तो अब इस प्रकार से जो डिफ्लेक्शन टाइप यंत्र हैं, डिफ्लेक्शन टाइप यंत्र आगे तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इंडिकेटिंग, एक होते हैं रिकॉर्डिंग टाइप और एक होते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। साथियों घबराने की जरूरत नहीं है, आगे एक एक सिंगल लाइन में इन सभी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। तो नेक्स्ट है साथियों गैल्वेनोमीटर किस प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण है। तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो किस प्रकार का है साथियों, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण है। तो साथियों जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट सिर्फ आपको उस सर्किट में उस राशि की, सिर्फ और सिर्फ किसकी, उस राशि की उपस्थिति को दर्शाते हैं, सिर्फ उस क्वांटिटी की उपस्थिति को दर्शाते हैं कि इस सर्किट में करंट है या नहीं। और दूसरा साथियों सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं वो जो है उस सर्किट में उपस्थिति के साथ साथ आपको उस क्वांटिटी की, उस राशि की क्या बताते हैं साथियों, उस राशि की आपको मात्रा भी बताते हैं, उसकी मात्रा भी बताते हैं साथियों। तो इस प्रकार से जो गैल्वेनोमीटर है वो है हमारा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी वो होते हैं जो सिर्फ उस क्वांटिटी की उपस्थिति को दर्शाते हैं। जैसे अगर किसी इक्विपमेंट में, अगर जैसे किसी सर्किट में अगर हम इक्विपमेंट लगाते हैं, अगर हम लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर हमें ये बताएगा कि इस सर्किट में करंट है या नहीं है।
लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर की जगह उसी सर्किट में हम लगाते हैं एम्पियर मीटर, तो एम्पियर मीटर हमें सिर्फ उसकी उपस्थिति नहीं दर्शाएगा, हमें यह भी बताएगा कि इस सर्किट में 10 एम्पियर या 20 एम्पियर या 30 एम्पियर कितना करंट है, हमें करंट की मात्रा भी साथियों बताएगा। तो ये फर्क है हमारा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में। अब जो हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है साथियों, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो वो होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। तो जो अब डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं वो दो प्रकार से करते हैं, एक होते हैं एनालॉग टाइप और दूसरे होते हैं डिजिटल टाइप। एनालॉग मैंने आपको पहले बताया, पॉइंटर यानी सुई वाले, और डिजिटल जो डिजिटल फॉर्म में डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं किसी क्वांटिटी को, तो वो होते हैं हमारे डिजिटल टाइप। तो इस प्रकार से साथियों नेक्स्ट है जो हमारे एनालॉग टाइप हैं, सुई वाले है जो, वो दो तरीके के हैं। एक होता है नील डिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्लेक्शन। नील डिफ्लेक्शन जिसमें किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं होता। डिफ्लेक्शन टाइप वो होते हैं जिनमें कोई ना कोई पॉइंटर मूव करता है और एक तरीके से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा होता है। अब साथियों जो ये डिफ्लेक्शन टाइप है, जो ये डिफ्लेक्शन टाइप है, ये डिफ्लेक्शन टाइप आगे तीन प्रकार के होते हैं साथियों। एक होते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, एक होते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और एक होते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब साथियों जो ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको आगे अच्छे से क्लियर होगी साथियों। सबसे पहले है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। सबसे पहले क्या है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। वह बल जिसके कारण पॉइंटर गति करता है उसे क्या कहा जाता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जैसे ये आपका एक डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। अब इसका पॉइंटर जो है, इसकी जो सुई है वो कितने पे है साथियों? फिलहाल ये है 0 पे। तो अब 0 से मूवमेंट होकर के इसने 200 पे जाना है, इसने 300 पे भी जाना है और इसने 400 पे भी जाना है। तो साथियों ये मूवमेंट कब करता है? इसके अंदर भी, इस पॉइंटर के अंदर क्या है? एक फोर्स पैदा होती है। जैसे इसको सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो सप्लाई से क्या है, इस पॉइंटर में एक फोर्स पैदा होती है। वो फोर्स क्या है? इसको 0 से 100 तक, 100 से 200, 200 से 300 एम्पियर तक या वोल्ट तक मूवमेंट करवाने का काम करती है। तो इस पॉइंटर को 0 से उठाकर 200 तक अगर ये जा रही है तो 200 तक पहुंचाने का जिस बल ने, जिस फोर्स ने काम किया है, यानी इसको डिफ्लेक्ट करवाया है, डिफ्लेक्ट माने इसमें मूवमेंट करवाया है, तो वो होता है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। बात समझ आई साथियों? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है? जिस बल के कारण, यानी जिस बल के कारण हमारा जो पॉइंटर है हमारा पॉइंटर गति करता है, पॉइंटर होता है ये, हमारा पॉइंटर गति करता है, वो है हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब साथियों नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है? जिस बल के कारण पॉइंटर वापस 0 पे आकर रुकता है तो वो क्या है? हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क। अब मान लिया कि इसको सप्लाई के साथ जोड़ा, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड ने ला करके इसको 400 वोल्ट तक मूव करवा दिया। अब 400 हमने मेजरमेंट कर ली, उसके बाद सप्लाई चली जाती है। सप्लाई जाने के बाद जब ये पॉइंटर किस पे था? 400 पे। जब 400 से सप्लाई गई तो सप्लाई के जाने के बाद ये पॉइंटर किस पे आना चाहिए? 0 पे। अब जो बल इसको वापसी 0 पर लेकर के आ रहा है, वापसी 0 पर लेकर के आ रहा है, सप्लाई जाने के बाद या मेजरमेंट प्रक्रिया पूरी होने के बाद, वो होता है हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क, जो इसको क्या है? कंट्रोल करके वापसी 0 पे ला देता है, तो वो होता है हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क। अब कंट्रोल के लिए या तो हम कोई ऐसा स्प्रिंग लगा दें यहाँ, या इसके बैक साइड में यहाँ कोई वेट रख दें कि पहले तो ये उठे और अपना मेजरमेंट प्रक्रिया पूरी करे, लेकिन जैसे यहाँ से सप्लाई कट हो, सप्लाई कट होते इस पॉइंट पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो, तो जो इसके पीछे का लगा वेट या इसके पीछे का लगा स्प्रिंग क्या करेगा? इसको वापसी खींच करके किस पे ले आएगा? 0 पे ले आएगा। तो ये किस प्रकार का टॉर्क है हमारा? ये है हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क। और कंट्रोलिंग टॉर्क के आगे हम जो है प्रकार भी पढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट है साथियों
ये साथियों डिफ्लेक्टिंग नहीं है, ये डैम्पिंग है। क्या साथियों? डैम्पिंग। नेक्स्ट है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग होता है कंपन। डैम्पिंग क्या होता है? कंपन। तो कंपन वह बल जो पॉइंटर की कंपन को खत्म करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? डैम्पिंग टॉर्क कहा जाता है। मान लो ये पॉइंटर है आपका, ये पॉइंटर किस पे जाकर के रुक गया? डायरेक्ट 400 पे जाकर के अगर रुकता है तो ये आपने देखा होगा कई बार कि जो सुई होती है, जो हमारा पॉइंटर होता है, वो ना यहाँ हल्की हल्की कंपन करता रहता है। कभी 400 के इधर आ गया, कभी थोड़ा इधर आ गया, कभी थोड़ा इधर आ गया। तो इस प्रकार से पॉइंटर क्या करता रहता है? कंपन करता रहता है। इस कंपन को खत्म करने के लिए जिस बल का प्रयोग किया जाता है वह बल है आपका डैम्पिंग टॉर्क। कौन सा टॉर्क है? डैम्पिंग टॉर्क साथियों। तो इस प्रकार से इस डैम्पिंग को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है? इस पॉइंटर के बैक साइड या तो कोई लिक्विड भर दिया जाता है। लिक्विड माने थोड़ा ठोस क्वांटिटी में, मानो थोड़ा संघन गहन क्वांटिटी में। तो उस प्रकार से वो क्या है? इस पॉइंटर को पीछे से जो है इसकी कंपन को रोकने का काम करता है। तो इस प्रकार से हमारी जो है डैम्पिंग टॉर्क क्या है? वह बल जो पॉइंटर की कंपन को खत्म करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे डैम्पिंग टॉर्क कहा जाता है। इसके भी प्रकार साथियों हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पावर फैक्टर की यूनिट क्या है? पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती। वैसे रेजिस्टिव में पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी होता है। और इंडक्टिव माने कॉइल वाले सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है? लैगिंग होता है। और कैपेसिटर वाले केस में पावर फैक्टर क्या होता है? लीडिंग होता है साथियों। तो इस प्रकार से पावर फैक्टर की 3 अलग अलग स्टेजेस तो हैं, लेकिन पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं है। लेकिन पावर फैक्टर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है साथियों, वो किया जाता है किसके द्वारा? कॉस फाई के द्वारा। कॉस फाई के द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसकी कोई इकाई नहीं होती साथियों। नेक्स्ट है इंडक्टेंस। किसके द्वारा नापा जाता है? इंडक्टेंस क्या है? किसी भी कॉइल के तरफ चारों तरफ बढ़ने वाला जो इंडक्शन है, ठीक है तो और इंडक्शन है साथियों, उस इंडक्शन की जो मेजरमेंट की जाती है, यानी इंडक्टिव सर्किट में जो इंडक्टेंस पैदा होता है उसको मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है? मैक्सवेल ब्रिज के द्वारा किया जाता है। ये ब्रिज होते हैं साथियों अलग अलग, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है, मैक्सवेल ब्रिज है, शेरिंग ब्रिज है। ये अलग अलग राशियों को नापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इनको जो है हम डिटेल में स्टडी करेंगे साथियों, जब इस चैप्टर का हम डिटेल थ्योरी कवर करेंगे साथियों। नेक्स्ट है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। जैसे वोल्टेज को नापा जाता है वोल्ट में, किसके द्वारा? या तो वोल्ट मीटर के द्वारा या मल्टीमीटर के द्वारा। भाई मल्टीमीटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो है मल्टी क्वांटिटीज को, मल्टी माने बहुत सारी क्वांटिटीज को नापने वाला एक ही यंत्र बनाया गया है। वोल्ट मीटर तो क्या है? सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को ही नाप सकता है। लेकिन मल्टीमीटर से भाई आप करंट भी नाप सकते हो, आप वोल्टेज भी नाप सकते हो, आप पावर भी नाप सकते हो, आप रेजिस्टेंस भी नाप सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारी क्वांटिटीज को नाप, मतलब एक ही इक्विपमेंट से नापने के लिए जो यंत्र बनाया गया है वो है हमारा मल्टीमीटर। नेक्स्ट है धारा। धारा माने करंट। करंट को नापा जाता है एम्पियर में, और किसके द्वारा? या तो एम्पियर मीटर के द्वारा और या फिर मल्टीमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है प्रतिरोध रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को नापा जाता है ओम में नापा जाता है ना। जैसे हम करंट को कहते हैं कि 2 एम्पियर 5 एम्पियर, वोल्टेज को कहते हैं 10 वोल्ट 230 वोल्ट 415 वोल्ट। उसी प्रकार से रेजिस्टेंस को बोला जाता है कि 2 ओम 4 ओम 5 ओम 10 ओम का रेजिस्टेंस। तो इसको किसके द्वारा नापा जाता है? ओम मीटर के द्वारा। और साथ में मल्टीमीटर के द्वारा भी हम नाप सकते हैं। अब हम पीछे क्लियर करके आए हैं कि शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक क्या होता है? पावर फैक्टर। शक्ति गुणांक क्या होता है साथियों? शक्ति गुणांक होता है हमारा पावर फैक्टर। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन इसको नापा जाता है किसके द्वारा? पावर फैक्टर मीटर के द्वारा। नेक्स्ट है साथियों शक्ति। शक्ति माने क्या है? पावर। शक्ति माने पावर। पावर की हमने परिभाषा और पावर को हमने क्लियर किया था कि VI क्या होता है? वोल्टेज गुणा करंट क्या होती है?
पावर, और किसी सर्किट में अगर साथ में वी आई गुणा कोस फाई होता है, कोस फाई माने पावर फैक्टर, तो वो भी क्या होता है हमारी पावर। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की हमने पावरें जो है बेसिक जो हमारा चैप्टर हमने कवर किया था उसमें कवर की थी। तो शक्ति को नापा जाता है वाट में, और किसके द्वारा? वाट मीटर के द्वारा। ऊर्जा को नापा जाता है किलोवाट आवर में। भाई घरों में जो ऊर्जा मीटर लगे होते हैं, जो एनर्जी मीटर लगे होते हैं हमारे, तो उसको नापने की जो यूनिट क्या है उस ऊर्जा को? किलोवाट आवर विद टाइम। मतलब किलोवाट है आपकी पावर, और पावर के साथ किसको नापा गया है? टाइम को। टाइम को नापा गया है, इसलिए इसकी यूनिट क्या है? किलोवाट आवर्स। और इसको किसके द्वारा नापा जाता है? ऊर्जा मीटर माने एनर्जी मीटर के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट साथियों आवर्ती। आवर्ती होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या है? एसी जो हमारा सप्लाई है, एसी सप्लाई जो है वेव फॉर्म के रूप में होती है। तो एक सेकंड में जो ये पॉजिटिव नेगेटिव का सेट है ये कितने बार कंप्लीट होता है? 50 बार कंप्लीट होता है। इसलिए हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी को नापा जाता है हर्ट्ज में, और किसके द्वारा? आवर्ती मीटर के द्वारा, यानी फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा नापा जाता है। आगे हमने चुंबकीय फ्लक्स किया था, तो चुंबकीय फ्लक्स को किसमें नापा जाता है? वेबर में। साथियों ये तो इसकी यूनिट है, और ये है यंत्र जिनके द्वारा इनको नापा जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स वेबर में नापा जाता है, और चुंबकीय फ्लक्स मीटर के द्वारा नापा जाता है। आगे है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की यूनिट क्या है? हेनरी। इसको किसके द्वारा नापा जाता है? मैक्सवेल ब्रिज के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस, धारिता। कैपेसिटेंस को किसमें नापा जाता है? फैरेड में। और इसकी यूनिट क्या है? शेयरिंग ब्रिज के द्वारा नापा जाता है, और इसकी यूनिट है फैरेड, और इसको F से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हेनरी को H से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वेबर को WB से किया जाता है, और फ्रीक्वेंसी को किससे किया जाता है? HZ से किया जाता है, और वाट को जो है W के द्वारा रिप्रेजेंट साथियों किया जाता है। नेक्स्ट है कलांतर माने फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को किसमें नापा जाता है? डिग्री में। किसके द्वारा? फेज मीटर के द्वारा। ये क्या होता है साथियों? जैसे हमने साथियों कवर किया था कि जैसे कि 3 फेज हमारी वाइंडिंग है, किसी स्टेटर के अंदर हमारी 3 फेज वाइंडिंग है, तो 3 सेट हो गए अलग अलग। तो ये तीनों सेट हैं, ये तीनों आपस में कितने में हैं? 120 डिग्री। तीनों किसमें हैं? 120 डिग्री में। और कंप्लीट सेट कितना होता है? 360 डिग्री का। इस प्रकार से ये होता है फेज डिफरेंस। तो इस फेज डिफरेंस को किसमें नापा जाता है? डिग्री में। 120 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखो इस फेज डिफरेंस को हमने किसमें नापा? डिग्री में। और किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है? फेज मीटर के द्वारा नापा जाता है। तो इस प्रकार से साथियों नेक्स्ट है हमारा विद्युत की मात्रा। विद्युत की मात्रा एम्पियर हावर, यानी पर हावर के हिसाब से जो खपत होती है वो क्या है हमारी? मतलब विद्युत की मात्रा को किसमें नापा जाता है? पर हावर जो उसकी खपत हो रही है, मतलब एम्पियर हावर में। सपोज दैट जैसे हमारी बैटरी में होता है, बैटरी में जो खपत नापी जाती है वो किस में नापी जाती है? एम्पियर हावर में। और एम्पियर हावर मीटर के द्वारा इसकी मेजरमेंट की जाती है। तो साथियों इस प्रकार से हमने जो ये हमारी इलेक्ट्रिकल में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट क्या है और उनको किस यंत्र से नापा जाता है, ये बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना साथियों मोस्टली बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम पहले ही कवर कर चुके आए हैं कि कैपेसिटेंस किसके द्वारा नापा जाता है? शेयरिंग ब्रिज के द्वारा। चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा नापा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स मीटर के द्वारा। फेज सीक्वेंस किसके द्वारा नापा जाता है? फेज सीक्वेंस मीटर के द्वारा। ये चीज अलग है साथियों। फेज सीक्वेंस क्या चीज है? जैसे आपकी कोई मोटर है, 3 फेज की मोटर है, और इसकी जो सप्लाई हमने दे दी RYB, 3 फेज सप्लाई है। तो साथियों आपने देखा होगा कि अगर ये कनेक्शन उल्टे सीधे हो जाएं या फिर कह लें कि आगे पीछे हो जाएं तो जो मोटर के घूमने की जो दिशा होती है साथियों वो बदल जाती है। तो मोटर की
जो घूमने की दिशा है उसको सही करने के लिए हमें क्या जरूरी है कि R से R, Y से Y और B से B इस प्रकार का सीक्वेंस बनना चाहिए अगर मोटर को सही क्रम में रोटेट करवाना है। तो ये चीज चेक कैसे करेंगे, ये चीज चेक कैसे करेंगे, इसको चेक करने के लिए एक हमारा मीटर होता है जिसे हम कहते हैं फेज सीक्वेंस मीटर, जो क्या है R, Y और B तीनों फेजों का जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को सही करने का काम करता है। वो किसके द्वारा, फेज सीक्वेंस मीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट साथियों, विद्युत की मात्रा किस मीटर के द्वारा नापी जाती है, ये हम पहले करके आए हैं एम्पियर हावर मीटर के द्वारा। विद्युत की मात्रा का मात्रक क्या है, एम्पियर हावर। नेक्स्ट है साथियों, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण। इंडिकेटिंग कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं साथियों, इंडिकेटिंग वो होते हैं जो क्या करते हैं, सुई के द्वारा मेजरमेंट करते हैं। मतलब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण क्या है, इंडिकेटिंग वो होते हैं जो मतलब मापन प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, पूरा करते हैं, किसके द्वारा, एक पॉइंटर के द्वारा। तो इस प्रकार से उसका उदाहरण हमारा ये वोल्ट मीटर है। तो इसमें पॉइंटर भी है, मेजरमेंट भी कर रहा है, एक स्केल पे कर रहा है। तो इस प्रकार से ये इसका एग्जाम्पल है साथियों। तो नेक्स्ट है साथियों, क्योंकि साथियों पीछे हम इंस्ट्रूमेंट करके आए हैं, तो इंस्ट्रूमेंट में ये हमारे 3 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे इंडिकेटिंग सुई वाले, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग क्या होते हैं, जो किसी डिस्प्ले के ऊपर क्या कर रहे हैं, किसी डिस्प्ले के ऊपर आपकी जो क्वांटिटीज है वो दर्शा रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसके ऊपर, एक ग्राफिकली फॉर्म में किसी पेपर या स्क्रीन के ऊपर आपकी क्वांटिटीज को दर्शा रहे हैं कि इस पोजीशन पे आकर के आपका करंट बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर अगले 2 घंटे में फिर बढ़ गया। यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है इक्विपमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को दर्शाते हैं। तो ये होते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड करते हैं किसके ऊपर, एक ग्राफ के ऊपर। नेक्स्ट है साथियों इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो किसके साथ करते हैं, समय की भी गणना साथ करते हैं। तो वो क्या है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे हमारे घरों का एनर्जी मीटर जो है वो क्या है, समय की भी साथियों गणना करता है साथ में। इस प्रकार से ये होते हैं हमारे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है साथियों कंट्रोलिंग टॉर्क के प्रकार। अब कंट्रोलिंग टॉर्क क्या था, इस पॉइंटर को वापसी 0 पे लेके आने वाला जो टॉर्क था वो था कंट्रोलिंग टॉर्क। अब कंट्रोलिंग टॉर्क, आप एक स्प्रिंग लगा दो इसके पीछे, वो स्प्रिंग पहले तो इसको नहीं खींच पाएगा, क्योंकि जब इसमें सप्लाई होती है तो इसमें बहुत मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो मैग्नेटिक फील्ड बेशक आपका स्प्रिंग भी लगा है, फिर भी आपको जो है ना ये खींच करके पॉइंटर को ऊपर ले जाएगा। लेकिन जब सप्लाई बंद होएगी, इसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, तो स्प्रिंग इसको खींच करके वापसी 0 पर लेके आने का काम करेगा। तो इस प्रकार से कंट्रोलिंग टॉर्क 2 प्रकार के हैं, या तो पॉइंटर के बैकअप में आप कोई स्प्रिंग लगा दो, या कोई ग्रेविटी होता है कोई भार, कि किसी प्रकार का कोई भार यहाँ अटैच कर दो, जो है सप्लाई जाने के बाद वो वेट इसको वापसी खींच करके ले आए। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है साथियों जो हमारी डैम्पिंग टॉर्क थी, कंपन को खत्म करने वाला जो टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क कौन सा था, कंपन को खत्म। अब कंपन को एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और एडी करंट डैम्पिंग 3 प्रकार से हम कवर कर सकते हैं। तो डैम्पिंग माने कंपन को खत्म करने के लिए यहां पर आप कोई एयर का प्रेशर लगा दो एक दिशा में, वो क्या है, इस डैम्पिंग को खत्म करने का काम करेगा। या फिर इसके बैकअप को किसी ठोस मतलब किसी संघन गहन लिक्विड के साथ भर दो, तो वो भी क्या है, इस कंपन को खत्म करने का काम करेगा। या फिर आप कोई एक्स्ट्रा कॉइल यहां लगा करके एडी करंट डैम्पिंग के द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, इस कंपन को खत्म कर सकते हो। ये 3 प्रकार थे किसके, कंपन को खत्म करने के प्रकार थे साथियों। नेक्स्ट है सबसे अच्छा डैम्पिंग कौन सा है, एडी करंट डैम्पिंग। तो इस प्रकार से साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जो प्रतिरोध होते हैं
प्रतिरोध की भी अलग अलग क्वांटिटीज होती है, अलग अलग मात्रा होती है। अब मात्रा के हिसाब से जो हमारे प्रतिरोध होते हैं उनकी अलग अलग क्लासिफिकेशन की गई है कि निम्न मान का प्रतिरोध, मध्यम मान का प्रतिरोध और उच्च मान का प्रतिरोध। निम्न की वैल्यू 1 से कम, 1 से 10 की शक्ति 5 तक किस में आते हैं? मध्यम मान में। उच्च मान में कौन से आते हैं? 10 की शक्ति 5 ओम से अधिक के जो प्रतिरोध होते हैं, जो रेजिस्टेंस होते हैं, वो किस में आते हैं साथियों? वो आते हैं उच्च मान में। अब इनको नापने की अलग अलग विधियां हैं कि निम्न को नापा जा सकता है एम्पियर मीटर वोल्टमीटर विधि के द्वारा, ठीक है, या फिर केल्विन डबल ब्रिज के द्वारा या ओम मीटर के द्वारा। इसी प्रकार से मध्यम को व्हीटस्टोन के द्वारा भी नाप सकते हो, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी और ओम मीटर विधि के द्वारा भी। और जो हमारा उच्च मान का प्रतिरोध है उसको हम किसके द्वारा? मैगर के द्वारा साथियों नाप सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें हम कवर कर ही चुके हैं कि किसको किससे नाप सकते हैं। तो 27 तक अपने क्वेश्चन कवर हैं। तो नेक्स्ट है शुद्ध प्रतिरोध का पावर फैक्टर। भाई जो शुद्ध प्रतिरोध, मान लो जिस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो? रेजिस्टेंस ही हो, शुद्ध प्रतिरोधक का पावर फैक्टर इकाई होता है। पावर फैक्टर क्या है? किसके बीच में संतुलन है? वोल्टेज और करंट के बीच में। वो जो संतुलन है वो संतुलन खराब कब होता है? कॉइल वाले लोड में। और तार वाले लोड में ठीक ठाक चलता है। उस कॉइल वाले लोड से जब कोई संतुलन खराब होता है किसके बीच में? करंट और वोल्टेज के बीच में, तो उसको संवारने के लिए किसका प्रयोग होता है? कैपेसिटर का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से साथियों जो हमारा पावर फैक्टर है वो प्रतिरोधक, जो शुद्ध प्रतिरोधक का पावर फैक्टर इकाई होता है। और शुद्ध इंडक्टर का पावर फैक्टर 0 लैगिंग होता है। लैगिंग होता है पीछे रहना। और शुद्ध कैपेसिटर का पावर फैक्टर जो होता है वो 0 लीडिंग होता है। लीडिंग माने लीड करना। तो कैपेसिटर क्या है? लीड करवाने का काम करता है। इंडक्टर क्या है? लैगिंग माने पीछे छुड़वाने का काम करता है। और प्रतिरोध माने तार वाले। ये इंडक्टर, शुद्ध इंडक्टर वाला सर्किट कौन सा है? कॉइल वाला। शुद्ध कैपेसिटिव कौन सा है? कैपेसिटर वाला। तो इस प्रकार से जो ये हमारे सर्किट हम अलग अलग प्रयोग करते हैं साथियों, जो ये सर्किट हैं, ये सर्किट क्या है? विशेषताओं के आधार पे हैं। कैसे? रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट। तो इस प्रकार से जो है हमारे अलग अलग सर्किट में अलग अलग पावर फैक्टर की जो है साथियों विशेषता रहती है। तो नेक्स्ट है आर एल। आर माने रेजिस्टिव, एल माने इंडक्टिव। श्रेणी परिपथ का पावर फैक्टर, जहां एल है भाई वहां क्या होएगा? लैगिंग। लैगिंग माने पीछे। क्यों? क्योंकि एल माने कॉइल। जहां कॉइल वाला लोड होगा वहां पावर फैक्टर क्या होगा? लैगिंग। अगर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस समांतर परिपथ हो, ये सीरीज परिपथ की बात थी, अगर समांतर परिपथ हो तो भी क्या है? लैगिंग ही रहेगा। अगर रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर, सी माने कैपेसिटर, श्रेणी परिपथ का पावर फैक्टर क्या होएगा? लीडिंग। क्योंकि कैपेसिटर क्या करवाता है? वोल्टेज को लीड करवाने का काम करता है और पावर फैक्टर को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट है साथियों ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? अब ट्रांसफार्मर का खुद का कोई पावर फैक्टर नहीं होता भाई। जिस प्रकार का लोड आप किसी भी ट्रांसफार्मर की आउटपुट के साथ जोड़ोगे उसी प्रकार का ट्रांसफार्मर अपना पावर फैक्टर दर्शाएगा। तार वाले लोड के साथ जोड़ रहे हो, कॉइल वाले लोड के साथ जोड़ रहे हो या कैपेसिटर वाले लोड के साथ जोड़ रहे हो, तो सर्किट की प्रवृत्ति के अनुसार ही ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? उसके साथ जोड़े जाने वाले लोड पे डिपेंड करते हैं साथियों। तो इस प्रकार से साथियों नेक्स्ट है वाट मीटर। तो वाट मीटर क्या करता है साथियों? वाट मीटर पावर को नापने का काम करता है। पावर किसका है? VI, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई। मतलब पावर नापने के लिए हमने क्या नापनी है? वोल्टेज नापनी है और करंट नापना है।
करंट नापने के लिए करंट कॉइल किस क्रम में, सीरीज क्रम में, और वोल्टेज नापने के लिए वोल्टेज कॉइल मानो पोटेंशियल कॉइल किस क्रम में, पैरेलल क्रम में। तो इस प्रकार से वाट मीटर में 2 कॉइल होती हैं और वाट मीटर में कुल 4 टर्मिनल होते हैं, जिन्हें किसके द्वारा दर्शाया जाता है, MLCV के द्वारा हम दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से ये था हमारा डायग्राम किसका, वाट मीटर का साथियों। नेक्स्ट है आदर्श करंट सोर्स। क्या है, आदर्श माने आइडियल, करंट सोर्स, करंट देने वाला जो सोर्स है उसका प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है साथियों। आदर्श वोल्टेज सोर्स, अब कोई सोर्स तो है, सोर्स तो है वो, लेकिन किस चीज का है, आदर्श वोल्टेज का सोर्स है, माने आदर्श वोल्टेज सोर्स वो है जिसका प्रतिरोध क्या है, 0 हो साथियों। अब है आदर्श चौक का प्रतिरोध। चौक जैसे हम सर्किट के लिए अलग अलग डिजाइन करते हैं, तो आदर्श चौक का प्रतिरोध क्या होता है, उसका भी 0 होता है साथियों। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, भाई अगर अच्छे से अच्छा आपने वोल्टमीटर बनाना है, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी थी पीछे कि आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है, मतलब अच्छा वोल्टमीटर बनाने के लिए वोल्टमीटर का यानी इस कॉइल का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, इस कॉइल का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत, और आदर्श एम्पीयर मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0। जैसे अच्छा एम्पीयर मीटर बनाना है तो उसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसने किस में कनेक्ट होना है, सीरीज में कनेक्ट होना है। साथियों आप सिर्फ इस चीज को याद रखो, ये चीज जो है, अगर आदर्श वोल्टमीटर के प्रतिरोध की बात आती है तो अनंत है, एम्पीयर मीटर की बात आती है तो 0 है, लेकिन अगर वोल्टमीटर की जगह अगर लग जाए आपका सोर्स, जैसे वोल्टमीटर के साथ वोल्टेज सोर्स लग जाए, तो ये जो चीज अनंत है ये यहां जाकर के 0 हो जाएगी। और आदर्श एम्पीयर मीटर का प्रतिरोध की बात हो रही है, अगर आदर्श करंट सोर्स की बात करें तो वो हो जाता है अनंत, यानी यहां करंट सोर्स अनंत, यहां एम्पीयर मीटर 0 है, यहां वोल्ट मीटर अनंत, यहां वोल्ट मीटर सोर्स में 0 है। तो इस प्रकार से एक को याद करके आप दूसरे को आसानी से याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट है साथियों, वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। पावर फैक्टर मीटर किस क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में। तो साथियों ये हमारा पावर फैक्टर मीटर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पावर फैक्टर को कोस फाई के द्वारा दर्शाया जाता है। ये इस प्रकार से लैगिंग और लीडिंग दोनों स्टेज में काम करता है। किसके अनुसार, लोड के अनुसार। लोड कैसा, कि कॉइल वाला लोड या फिर कैपेसिटिव माने कैपेसिटर वाला लोड। तो नेक्स्ट है साथियों फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर किससे दर्शाया जाता है, HZ के द्वारा। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कहां तक होती है, 50 हर्ट्ज, लेकिन इसमें भी वेरिएशन होता रहता है। इसमें वेरिएशन होकर के ये 51 तक भी चली जाती है, ये 49 या फिर 48 तक भी आ सकती है, यानी इसमें वेरिएशन होता रहता है। लेकिन जो वेरिएशन जायज है वो कितने परसेंट है, फ्रीक्वेंसी में 3%, यानी 50 का 3% अगर बढ़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर 50 का 3% कम भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। इस प्रकार से हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर काम करता है। तो नेक्स्ट है साथियों, एम्पीयर मीटर की रेंज को बढ़ाया जा सकता है निम्न मान का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ करके। अब ये साथियों हमारा एम्पीयर मीटर है। एम्पीयर मीटर की विशेषता क्या है कि इसका प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। तो अब इसकी रेंज को बढ़ाना है। रेंज को बढ़ाने का मतलब क्या है कि अभी तक इसकी लास्ट मापन सीमा कितनी है, 10 एम्पीयर, लेकिन हमने इससे नापना है 15 एम्पीयर को। तो कैसे क्या कर सकते हैं कि एक प्रतिरोध लिया हमने, एक निम्न मान का प्रतिरोध लिया और किस में जोड़ दिया, इसके पैरेलल क्रम में जोड़ दिया। ये क्या हो गया, इसका पैरेलल क्रम हो गया। तो पैरेलल क्रम में
जोड़ने से क्या होता है साथियों कि जैसे ही हम इसको पैरेलल क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका जो कुल रेजिस्टेंस है, क्योंकि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है जब उनको जोड़ा जाता है आपस में तो कुल रेजिस्टेंस से भी मतलब कम हो जाता है। तो इसका मान लो, वैसे इसका अकेले का अगर 2 ओम था तो एग्जाम्पल के लिए कि अगर ये मतलब एक और जोड़ दिया जाए निम्न माने 1 ओम का और जोड़ दिया जाए तो टोटल जहां पहले 2 था तो ये 2 से भी इसकी वैल्यू और भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये इसके पैरेलल में जुड़ जाता है। पैरेलल में जोड़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू और भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से जो इसका कुल रेजिस्टेंस है वो और भी कम हो जाएगा, और एम्पियर मीटर का जितना प्रतिरोध कम रहेगा वो उतना अच्छे से काम करता है साथियों। तो इस प्रकार से वोल्ट मीटर की रेंज को कैसे बढ़ाया जा सकता है भाई? वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए उच्च मान का प्रतिरोध किस में जोड़ा जाता है? सीरीज क्रम में। उसका क्या कारण है कि जो हमारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। अगर साथियों आपने और भी वोल्ट मीटर को अच्छा बनाना है तो क्या करो, आप उसके सीरीज क्रम में, यानी अगर आपका ये वोल्ट मीटर है तो इस वोल्ट मीटर के सीरीज क्रम में एक उच्च मान का क्या जोड़ोगे? एक उच्च मान का प्रतिरोध और ऐड कर दो। तो वो क्या है, जहां इसका पहले प्रतिरोध मान के चलो 2 ओम था तो 2 ओम सीरीज में और जोड़ दिया तो टोटल इसका प्रतिरोध कितना हो गया? 4 ओम। तो 4 ओम होने से क्या होगा साथियों, इसका जो मापन सीमा है इसकी मापन सीमा और भी ज्यादा हो जाएगी। अगर ये पहले मान के चलो 100 वोल्ट तक ही नाप रहा था तो अब ये उससे भी ज्यादा वोल्टेज नापने की इसकी कैपेसिटी बन जाएगी साथियों। तो नेक्स्ट है साथियों, कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है? कंटिन्यूटी होता है कि मान लो कोई केबल जा रही है और केबल बीच में कहीं ब्रेक तो नहीं है, यानी इसकी जो कंटिन्यूटी है, इसकी जो निरंतरता है वो बनी हुई है नहीं बनी हुई, तो उसको किसके द्वारा नापा जाता है साथियों? मैगर के द्वारा नापा जाता है। क्योंकि जो हमारा मैगर है, मैगर क्या करता है? मैगर इंसुलेशन को नापने का काम करता है कि इन दोनों के बीच का जो इंसुलेशन तो ब्रेक नहीं हो गया, ये वायर कहीं आपस में शॉर्ट तो नहीं होगी। इसलिए वायर को चेक करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है साथियों? मैगर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, एसी सप्लाई मेजरमेंट के लिए किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं? मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। एसी और डीसी दोनों सप्लाई के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं? मूविंग आयरन टाइप। किसी वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी निर्भर करती है। सेंसिटिविटी क्या होती है? उसको उसकी जो अप्लाइड वोल्टेज को डिवाइड कर दें, अगर उसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें, यानी कोई वोल्ट मीटर है, अब इस वोल्ट मीटर की जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करेगी? इस वोल्ट मीटर में अप्लाइड की गई वोल्टेज और इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है ये क्या दर्शाएगा? इस वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी को दर्शाएगा साथियों। तो इस प्रकार से ये होती है किसी भी वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी। नेक्स्ट है साथियों, हॉट वायर यंत्र। हॉट वायर यंत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हाई वैल्यू करंट को नापने के लिए हॉट वायर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो मैगर है, जिसके द्वारा हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस यानी मेगा में जो प्रतिरोध की वैल्यू होती है उसको नापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो मैगर के लिए स्टैंडर्ड वोल्टेज कितनी होती है? 500 वोल्ट अप्लाइड की जाती है, यानी उसको जो सप्लाई दी जाती है वो कितनी दी जाती है? 500 वोल्ट। और उसको घुमाने के लिए जो एक जनरेटर प्रयोग किया जाता है, उस जनरेटर को घुमाया जाता है कितने? 60 RPM रन पर मिनट। तो 160 RPM की स्पीड से उसको घुमाया जाता है। नेक्स्ट है साथियों, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैपेसिटर या कैपेसिटर बैंक। अब कैपेसिटर तो क्या है कि अकेला कैपेसिटर तो क्या कहलाता है? कैपेसिटर। लेकिन बहुत सारे कैपेसिटरों को अगर आप पैरेलल क्रम या सीरीज क्रम जरूरत के अनुसार, अगर बहुत सारे कैपेसिटर के सेलों को अगर आप
किसी भी क्रम में कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के बाद जब उनको इकट्ठा यूज करते हैं तो वो जो पूरा सेट होता है, जैसे मान लो 10 बैटरी आपस में जोड़ रखी हैं या फिर 20 कैपेसिटर आपने एक अरेंजमेंट बना करके उनको जो है आप सिस्टम के अनुसार अटैच कर रखा है, तो इस प्रकार का जैसे बहुत सारे कैपेसिटरों को इकट्ठा ज्वाइंट करके चलाने का या यूज करने का जो तरीका है, उस मतलब कैपेसिटरों यानी उन कैपेसिटर के समूह को क्या कहा जाता है, कैपेसिटर बैंक कहा जाता है। तो इसी प्रकार से साथियों एवीओ मीटर क्या होता है, एम्पियर वोल्टेज ओम मीटर, यानी वह मीटर जो तीनों क्वांटिटियों को नापे, करंट को, वोल्टेज को और प्रतिरोध को, प्रतिरोध माने ओम को। तो नेक्स्ट है साथियों ट्री वेक्टर राशियां कौन सी होती हैं। ट्री वेक्टर राशियां यानी वह मीटर जो क्या है 3 प्रकार की राशियों को नापने का काम करता है। किसमें, किलोवाट हावर में, किलोवोल्ट एम्पियर में और किलोवोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में को भी नापने का जो मीटर काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ट्री वेक्टर राशियां मीटर कहा जाता है। यानी वह मीटर, वैसे आजकल तो जितने भी डिजिटल मीटर हैं ये सभी प्रकार की राशियों को नापने का काम करते हैं और ये आप अपने जो घरों में लगे हुए एनर्जी मीटर हैं उनमें आप देख भी सकते हो, ये सारी की सारी राशियां जो है दर्शाई जाती हैं। तो साथियों इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने क्या कवर किया है, हमने साथियों जो हमारे यंत्र हैं, जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, किसके लिए, हमारे अलग अलग राशियों को नापने के लिए, विद्युतिक राशियों को नापने के लिए जो अलग अलग प्रकार के यंत्र प्रयोग किए जाते हैं उनकी थ्योरी के बारे में आज साथियों हमने बेसिक हमने चीजें सीखी हैं, समझी हैं। तो साथियों मेरा मानना ये है कि इस चैप्टर में से अगर हमें आज कम से कम 40 से 50 सिंगल लाइन मतलब वन लाइनर बातें भी क्लियर हुई हैं तो इससे क्या है, हमें इस चैप्टर का जो है बेसिक बहुत अच्छे से कवर हो गया। तो डिटेल चैप्टर में जब हम जाएंगे तो मेरी सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि बिना बेसिक चैप्टर किए कोई भी साथी डिटेल के चैप्टर को ना करे, क्योंकि जो चीजें बेसिक में करवा दी गई हैं उनको डिटेल वाले जो है क्लास में रिपीट नहीं किया जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप जो है बेसिक चैप्टर को कवर करो। जैसे आज के चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कवर किया। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी जो सिर्फ प्रेजेंस दर्शाते हैं, सेकेंडरी जो नापते भी हैं। अब सेकेंडरी आगे 2 प्रकार के हैं, एनालॉग माने सुई वाले, डिजिटल माने जो नंबरिंग के रूप में डायरेक्ट दर्शाते हैं क्वांटिटी की मात्रा को। अब एनालॉग आगे 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डिफ्लेक्शन टाइप और एक होते हैं नील डिफ्लेक्शन और एक होते हैं डिफ्लेक्शन टाइप। आगे डिफ्लेक्शन टाइप को अलग अलग प्रकार में डिवाइड किया गया है, जैसे इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। इंडिकेटिंग होते हैं सुई वाले और सुई वाले में 3 प्रकार के टॉर्क होते हैं, एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और एक होता है कंट्रोलिंग टॉर्क और एक होता है डैम्पिंग टॉर्क। ये किसके पार्ट हैं, ये इंडिकेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके प्रकार हैं, इनकी डेफिनेशन हम आगे कवर कर चुके हैं। एक हमने पढ़ा रिकॉर्डिंग टाइप। रिकॉर्डिंग टाइप में हमने कवर क्या किया था कि एक डिस्प्ले है और डिस्प्ले के ऊपर एक वेव फॉर्म ग्राफ के रूप में क्वांटिटियों को दर्शाया जाता है, तो वो हमारे कौन से हैं, रिकॉर्डिंग टाइप। तीसरा है इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग में क्या है, राशियों के साथ साथ जो हमारा टाइम है, टाइम भी कैलकुलेट किया जाता है, तो वो किसमें किया जाता है, किलोवाट हावर मीटर माने हमारे एनर्जी मीटर में साथियों कवर किया जाता है। तो इस प्रकार से आज के चैप्टर में हमने बेसिक टर्म और दूसरा साथियों हमने ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो क्वांटिटीज हैं इनको हमने कवर किया है कि कौन सी क्वांटिटीज को किस में नापा जाता है और किसके द्वारा नापा जाता है, ये सारे क्वेश्चन साथियों हमने कवर किए हैं। तो साथियों आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।